आज का हमारा लेक्चर जो है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, और उसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। उसके अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन के जो है वो हम डिफरेंट केसेस इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहला केस जो है वो हमने देख लिया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कि अगर आपके पास कोई ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो उस फोर्स के नतीजे में कितना वर्क डन होगा, और उसका फार्मूला, उसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो हैं वो हमने कवर की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे। कांस्टेंट में और वेरिएबल में जो है वो डिफरेंस ही होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो। तो सबसे पहले जो है वो हम वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ। तो वेरिएबल फोर्स जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ a force which changes with time। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास एक इलास्टिक स्प्रिंग की फोर्स है। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स क्या होगी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, हम इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं। अब डेफिनेटली क्या होगा कि हम इसके ऊपर जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर एलोंगेशन यानी कि इसमें खिंचाव जो है वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रॉकेट की मोशन होती है उसके अंदर जो फोर्स होती है, या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे रॉकेट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है वैसे वैसे इसका अर्थ से जो है वो फासला ज़्यादा होता जाएगा, और अर्थ से फासला ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो फोर्स है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे अर्थ के करीब तरीन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ से अवे जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो फोर्स होती है इसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है। हम ये देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स जो है उसके अंदर हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट टाइम वर्क डन का एक फार्मूला निकाला था, और ये फार्मूला था W इज इक्वल्स टू एफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और ये किस केस में था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ट्रॉली है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और उसके नतीजे में वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब ये वाली जो फोर्स थी ये कांस्टेंट थी, और उस कांस्टेंट फोर्स का इस्तेमाल हमने इस फार्मूला के अंदर किया, और हमने वर्क डन को जो है वो कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये वाली जो फोर्स इस्तेमाल की है ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये फर्स्ट आता है कि क्या हम इसी को ही वेरिएबल फोर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली? तो इसका आंसर है नो। वो कैसे? हम इस फार्मूला को याद रखें कि डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम इस फार्मूला को जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट अप्रोच जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जो है वो किस तरह का होगा, और हम इससे जो है वो कैसे वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल पोजीशन पे पड़ा हुआ है। लेट्स से इस इनिशियल पोजीशन को हम कह देते हैं ए। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाई, और जो फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई वो फोर्स जो है वो एक वेरिएबल फोर्स थी। इस वेरिएबल फोर्स के लगने के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन से मूव करके कहाँ पे चला गया,
बी पोजीशन पे। अब ज़रा नोट करें कि हमने जो फर्स्ट वाला केस देखा था ट्रॉली वाला, उसमें और इसमें जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है। उसमें और इसमें जो है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो फोर्स लग रही थी वो कांस्टेंट थी, जिसके नतीजे में वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा था। इस केस में जो फोर्स लग रही है ये वेरिएबल है और इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसका पाथ जो है वो कर्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट फोर्स के पाथ में और वेरिएबल फोर्स के पाथ में दोनों में फ़र्क ये होता है कि कांस्टेंट फोर्स का पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वेरिएबल फोर्स का पाथ जो है वो एक कर्व पाथ होता है, यानी कि स्ट्रेट पाथ नहीं होता। हम इस वाले के लिए तो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं W = FD cos थीटा, लेकिन हम इस वाले के लिए ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसका पाथ स्ट्रेट नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हमने इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फार्मूला ही सिर्फ एक है, यही वाला फ़िलहाल, तो हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको कर्व पाथ से कन्वर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट पाथ के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके हम छोटे छोटे जो है वो यहाँ पे इंटरवल्स बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके जो है वो छोटे छोटे इंटरवल्स बना रहे हैं। हर एक इंटरवल जो है वो अपनी जगह पे एक स्ट्रेट पाथ की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल चीज़ को कांस्टेंट के फार्मूला के साथ सॉल्व करना हो तो आप उसको जो है वो वेरिएबल पाथ से किस में कन्वर्ट कर देंगे, कांस्टेंट पाथ से में, यानी कि आप उसके कर्व पाथ को स्ट्रेट पाथ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट की अलग-अलग से फोर्स होगी, हर पॉइंट का अलग-अलग से डिस्प्लेसमेंट और एंगल होगा। आप हर एक पार्ट का यानी कि हर एक पोर्शन का अलग-अलग से वर्क डन निकालेंगे और एंड पे इन तमाम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो आज का काम है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है लेट्स से वो F1 के बराबर है, इसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D1 के बराबर। डेल्टा का मतलब है यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि सेकंड वाले पोर्शन के अंदर फोर्स F2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 है, और इसी तरह से जो लास्ट वाला होगा इसकी फोर्स Fn होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा Dn। तो हमारे पास यहाँ पे F1, F2, F3 से लेके टोटल Fn तक जो है वो फोर्सेस हैं, और उसके अलावा डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 से लेके डेल्टा Dn तक जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे हर एक जो हमने यहाँ पे इंटरवल बनाया था उस इंटरवल का हमने अलग-अलग से फोर्स भी निकाल ली और हर इंटरवल का अलग-अलग से डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर इंटरवल का अलग अलग से जो है वो वर्क डन निकालेंगे और फिर उन तमाम को जो है वो हम आपस में ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले इंटरवल का वर्क डन निकालते हैं जो कि होगा डेल्टा W1, ये क्या होगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। आप देख सकते हैं कि हम यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हमने हर किसी के साथ फर्स्ट इंटरवल वाली चीज़ें लगा दी, F1 डेल्टा D1 और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल cos थीटा 1। इसी तरह से सेकंड वाले का वर्क डन होगा डेल्टा W2, तो ये हमारे पास जो है वो कितना निकल आएगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। इसी तरह से जो लास्ट वाला इंटरवल है वो आ जाएगा डेल्टा WN और इसका वर्क डन आ जाएगा Fn डेल्टा DN cos थीटा n। यानी कि 1 वाले के लिए हमने तमाम के साथ 1 1 लिख दिया, 2 के लिए 2 2 और n वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा n। तो हमने 1 से लेके n तक जितने भी इंटरवल्स थे इन तमाम का अलग अलग से वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस अप टू डेल्टा WN। तो ये हम n तक जो है वो इनको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस अप टू Fn डेल्टा DN cos थीटा n। तो ये हमारे पास जो है वो इसका टोटल वर्क डन आ गया
इस पूरे के पूरे का, हम बल्कि इसको जहाँ पे जो है वो आसानी के लिए डेल्टा डब्ल्यू की बजाय इसको हम डब्ल्यू टोटल लिख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये असल में टोटल वर्क डन है 1 से लेके n तक का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं टोटल वर्क डन के अंदर। अगर हम नीचे 1 2 n वगैरह को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दें तो एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, तमाम के अंदर हम एक जैसी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अगर एक जैसी टर्म्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रीक लेटर सिग्मा है और इसको हम पढ़ते हैं समेशन या सम। ये सम जो है वो किन चीज़ों का हो रहा है, एफ डेल्टा डी और कॉस थीटा का। ये भी एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, ये भी एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, ये भी एफ डेल्टा डी कॉस थीटा। और कहाँ से लेके कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेके n तक। तो हमारे पास i की क्या टर्म्स आ जाएंगी, i फ्रॉम 1 to n। ये इसकी रेंज को शो करता है कि हम सम कर रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक, और किसका, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा का। और हमने हब के साथ जो है वो क्या लिख दिया, i। इस टर्म का जो है वो मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि हमने जो टोटल वर्क डन निकाला वो 1 से लेके n इंटरवल्स तक का है, और 1 से लेके n इंटरवल्स तक हम किन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा को। अगर हम यहाँ पे i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आएगा f1 डेल्टा डी 1 कॉस थीटा 1, यानी कि फर्स्ट वाले का वर्क डन। 2 पुट करेंगे तो सेकंड वाले का आ जाएगा, n पुट करेंगे तो लास्ट वाले का आ जाएगा। मतलब हमने शुरू से लेके आखिर तक जितने भी इंटरवल्स बने थे उन तमाम को हमने जो है वो आपस में क्या कर लिया, सम कर लिया। तो ये हमने तमाम का वर्क डन जो है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी को जो है वो हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर शो करते हैं कि जो हमारे पास टोटल वर्क डन आया, जिसको हमने शो किया समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ के अंदर जो है वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि एफ कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि इसका पाथ जो है वो वेरिएबल है, तो हम इस वेरिएबल पाथ को शुरू से लेके आखिर तक छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम इसके जो है वो इंटरवल्स बना रहे हैं। पहले वाले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा d1, दूसरे वाले का डेल्टा d2, और इसी तरह से लास्ट वाले का होगा डेल्टा dn। पहले वाले की फोर्स होगी F1 cos थीटा 1, दूसरे वाले की होगी F2 cos थीटा 2, और लास्ट वाले की होगी Fn cos थीटा n। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा ये सारे का सारा होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फर्ज करें कि अगर हम किसी भी एक इंटरवल का निकालना चाह रहे हैं, लेट्स से ये मैं रेड कलर के साथ जिसको शेड कर रहा हूँ इसका हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये होगा 1 2 3 एंड 4। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा d4, इसके अंदर फोर्स होगी F4 cos थीटा 4। तो हम इस शेडेड रीजन का कैसे निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी को वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा W4 कितना आएगा, F4 cos थीटा 4 डेल्टा D4। मतलब ये है कि आपने जिस भी इंटरवल का वर्क डन निकालना है उस इंटरवल का आप यहाँ पे उसकी i की वैल्यू पुट कर दें, i फ्रॉम 1 to n। तो जो भी आप यहाँ पे i की वैल्यू पुट करेंगे आप इसका वर्क डन जो है वो कैलकुलेट वहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में हम ये देखते हैं कि हम इसको मोर एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं। मोर एक्यूरेट का क्या मतलब है कि हमने जो यहाँ पे इंटरवल्स बनाए हैं, लेट्स से हम दोबारा उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास a से लेके b तक जो है वो वेरिएबल पाथ था जिसके अंदर हमने फोर्स लगाई। हमने इसके अंदर छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल पाथ जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट निकले। तो इसको ज़्यादा एक्यूरेट करने का क्या तरीक़ेकार है, वो ये है कि इसके अंदर जो इंटरवल्स हैं इसको स्मॉलर से स्मॉलर बनाते जाएं। जैसे फर्ज करें एक इंटरवल मैं ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ।
मैंने इतना बड़ा इंटरवल यहाँ पे ले लिया है कि यहाँ पे आप अगर इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान पाथ को देखें तो ये अभी भी स्टिल जो है वो वेरिएबल पाथ ही है, ये कांस्टेंट पाथ आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ अभी भी ये वेरिएबल है, अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ये अभी भी वेरिएबल है। जितना हम इसको छोटे से छोटा करते जाएंगे उतना ही ये ज़्यादा कांस्टेंट होता जाएगा, और जितना दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ जो है वो कम से कम होता जाएगा उतना ही ये ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर होगा। तो हमने जो फार्मूला निकाला था यहाँ पे टोटल वर्क डन का, जो कि था I इज इक्वल्स टू 1 to n fi डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। अगर हम इसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास क्या है कि हम इस पर एक लिमिट अप्लाई कर दें, और वो लिमिट क्या अप्लाई कर दें, डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला है यानी कि डेल्टा डी है ये इतना ज़्यादा स्मॉल हो गया, इतना ज़्यादा स्मॉल हो गया कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। उस वक्त जो हमारे पास आई की वैल्यू होगी 1 to n यानी कि एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई, ये आपके पास होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और ये मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला है। देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें लिमिट नहीं है और इसके अंदर हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया। लिमिट के अप्लाई करने का मतलब ये है कि जितना आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को कम से कम करता जाएंगे उतना ही इसका वर्क डन जो है वो मोर एक्यूरेट होता जाएगा। तो ये था जी हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।